वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, न तो कोई परमाणु मिश्रण के बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। तो परमाणुओं के बीच आबंध का मतलब है एक परमाणु दूसरे परमाणु से किसी बल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो हाइड्रोजन बल भी हो सकता है या आयनिक बल भी हो सकता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व न तो बाहर से आता है और न ही अंदर से बाहर जाता है, यानी नए तत्वों का निर्माण कभी भी नहीं होता। संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.4। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन आता है? देखिए, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ ने बताया, तो आप सभी ने ये देखा हुआ है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह से हम बोले कि घरों में जब कोई शादी होती है या कोई जैसे कोई त्यौहार है, जैसे दिवाली का मौका है, तो उस पर क्या करते हैं, घरों में पुताई करते हैं, चूने की पुताई। ठीक है, सफ़ेदी करते हैं, कले करते हैं। तो कले जो होती है, जैसे आप दुकान से लेके आओगे किसी पैकेट के अंदर, किसी कट्टे के अंदर, तो वो जो चूना है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, वो बुझा हुआ नहीं है। उसको जैसे उसमें जैसे आप पानी डालते हो, तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, वो चूने का पानी जो है धीरे धीरे, जिस पानी में आपने चूना मिलाया है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है और उसमें से काफ़ी हीट निकलती है, ऊष्मा निकलेगी और वो उबलने लग जाएगा, बॉईल करने लग जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूने को आप सूखे चूने को पानी में मिला देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में उस पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, CaOS। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, S का मतलब सॉलिड ठोस, प्लस H2O ब्रैकेट में रखा है L का मतलब है लिक्विड तरल है, ये पानी। चेंजेस इनटू बदल जाएगा किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस। ठीक है, AQ का मतलब है घोल है, ये पानी के अंदर किसी चीज़ को घोला गया है, प्लस ऊष्मा, इसमें ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ये दोनों मिल गए, उन्होंने एक ही पदार्थ बनाया, एकल पदार्थ बनाया है, जिसको हमने बोला बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसको बुझा हुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से हीट निकल गई और ये बुझ गया, शांत हो गया, ठंडा हो गया। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब होता है रिएक्शन करने वाले। शुरू में जो पदार्थ हमने ले रखे हैं यहाँ पे CaO और H2O, पानी और बुझा हुआ चूना, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों मिलके या दो से अधिक होंगे तब भी एकल पदार्थ अगर बना देते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो अभिक्रिया कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आप देखिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज का पॉइंट यहाँ पर है, उसको पढ़ेंगे हम। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, जैसे इसमें हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो पहले बताई थी आपको। कैल्शियम ऑक्साइड
हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सफ़ेदी जब आप कर देते हैं तो 2-3 दिन बाद जो दीवार पे जो वाइट वाश होता है, जो सफ़ेदी होती है, वो क्या बन जाती है, संगमरमर के पत्थर की एक पतली परत बन जाती है जो कि सख्त होती है। ठीक है, तो ये नीचे सूत्र भी दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH एक्वस, एक्वस का मतलब है घोल, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा इसमें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें पानी जो है वो निकल जाएगा। पानी कैसे निकल जाएगा, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा जैसे ही धूप लगेगी। ठीक है, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयले का दहन, सी का मतलब है कार्बन। कार्बन किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है, जैसे कार्बन लकड़ी की फॉर्म में, कोयले की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, डायमंड हीरा। C+O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है ये। तो इससे क्या बनेगा, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। गैस निकल जाएगी और हीट निकलेगी इसके अंदर से। हीट क्या होती है, उष्मा, गर्मी। H2 जो कि गैस है, O2 जो कि गैस है, जल का निर्माण करेंगे मिलके, 2H2 + O2 तो 2H2O। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने सॉलिड के, ठोस के उदाहरण लिए हैं, गैस के भी उदाहरण लिए हैं। ठीक है, और ऊपर हमने सॉलिड और गैस का उदाहरण लिया है जैसे। तो इनमें सभी में हमने देखा कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही पदार्थ बना रहे, एकल पदार्थ बना रहे हैं। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, शाबाश, ऐसे ही आप जवाब दिया करो फटाफट। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बच्चों, जिनमें उत्पाद तो बनते ही हैं और साथ में थोड़ी बहुत हीट भी निकलती है। हीट का मतलब गर्मी, यानी जो पदार्थ बने हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, आप उनको टच करके देखोगे तो पदार्थ आपको गर्म मिलेंगे जो नए बने हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ के बनने से हीट निकलती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को जिसमें हीट भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, क्या कहते हैं उसको, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस उसको जलाते हैं तो ये भी ऊष्मा देता है। जैसे आप LPG घरों में जलाते हो तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। LPG का दहन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। लकड़ी को जलाते तो क्या बनता है, ऐश बनती, राख बनती है, और उसमें क्या निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलती, ऊष्मा निकलती है। तो लकड़ी का जलना भी ऊष्माक्षेपी है, मोमबत्ती का जलना भी ऊष्माक्षेपी है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसको श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हीट निकलती, ऊष्मा निकलती है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो श्वसन आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, जैसे नीचे लाइन में दिया हुआ है। तो श्वसन में क्या होता है कि श्वसन में जो भोजन हम करते हैं उसमें
अलग अलग तरह के पदार्थ हम खाते हैं। जैसे इसने यहाँ पर चावल, आलू, ब्रेड का एक एग्जाम्पल दिया। इनमें सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज किससे बनता है? ये हमारे शरीर में जो पाचक रस होते हैं, जैसे हमारी लार में क्या होता है? टाइलिन एक एंजाइम होता है, पाचक रस होता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से एक जूस निकलता है, पाचक रस निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? लीवर से पित्त निकलती है, एसिड निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह के सारे जो पाचक रस हैं, जो रस हैं, उनसे ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ हैं, वसा जैसे पदार्थ हैं, ये छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन कहाँ से आई? हम सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं वायु के साथ, उसके साथ मिलके क्या करते हैं? हमें हीट निकालते हैं। और वो हीट जो है वो ऊर्जा की फॉर्म में भी हमें मिलती है। ठीक है, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो स्थिर बना रहता है इसके कारण। ठीक है, इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहेंगे, श्वास क्रिया। C6H12O6 एक्वस 6O2 + 6CO2, तो ये चेंज हो जाएगा। जो ग्लूकोज है किस में चेंज हो जाएगा अभिक्रिया करके? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि घुलनशील है। 6H2O किस में घुलनशील है? ब्लड के अंदर, खून के अंदर घुलनशील है ये हमारे शरीर के अंदर। और इसमें जल निकलेगा और कुछ ऊर्जा भी निकलेगी। तीसरे नंबर पे हम उदाहरण लेंगे शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया का उदाहरण ऊष्मा से की क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपने क्या करना है? अपने घरों में जो सब्जी के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं, उसको आपने किसी डस्टबिन में दबा के, ढक्कन से दबा के रखना कई दिनों तक। तो आप देखेंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो गल सड़ जाती हैं और उनमें से कुछ आपको हीट निकलती हुई नज़र आती है, वो कुछ गर्म सी महसूस होती है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि वो जो अभिक्रिया है, जो उनका गलना सड़ना है, उनका जो अपघटन है, वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह आपने देखा भी होगा। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब वियोजन क्या है? अलग हो जाना किसी चीज का, एक चीज है उसके टुकड़े हो जाना। ठीक है। क्रियाकलाप 1.5, एक सूक्ष्म क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? सल्फर, ऑक्सीजन और आयरन का एक यौगिक होता है ये। ठीक है, इसका सूत्र होगा FeSO4। क्या होगा? FeSO4, फेरस सल्फेट। तो यह आपने क्वथनली में लेना है। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। आपने इसका कलर देखना, इसका रंग देखना है कैसा है ये। क्वथनली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। अब इस क्वथनली को जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे ही आपने बर्नर पे रख के गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब इसके क्रिस्टल का जो रंग है, फेरस सल्फेट जो इन्हें लिया, इसके क्रिस्टल में के रंग में कैसा परिवर्तन हो रहा है आपने देखना, बदलाव देखना है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अब देखो, जब हम इसको जलाएंगे तो इसमें से एक तीखी गंध आएगी। उस गंध को आप क्या करेंगे? स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। ठीक है, उसका आप एक उसकी जांच करेंगे कि किस तरह की वो गंध है, कैसी है। तो ये जो ऊपर जो हमने क्रियाकलाप किया है, इसमें जो संबंधित जो रिएक्शन है, संबंधित जो अभिक्रिया है, वो यहाँ पर नीचे दिखाई गई है। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है कि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है? ठीक है, कौन कौन से यौगिक बनेंगे? तो ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। संबंधित अभिक्रिया का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 2FeSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है ये। ठीक है,
इसको जब हम गर्म करते हैं, तीर के निशान के ऊपर ऊष्मा मतलब गर्म करना, तो इसमें बनेगा Fe2O3, ये भी सॉलिड बनेगा, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बनेगी, प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड इसमें बनेगी। SO3 क्या है? सल्फर ट्राईऑक्साइड है। और SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है। ये फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, फेरस ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, सॉरी। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होते हैं? ये वाला, ये जो शुरू में हम लिखते हैं जिसमें बदलाव होता है, जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, शुरू में जो पदार्थ लिखा हुआ है तीर के निशान से ओले हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ। अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब मैंने शुरू में बताया था कि एक चीज का टुकड़ों में बट जाना, टूट जाना, छोटे पदार्थों में टूट जाना, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, तो फेरस सल्फेट जो है, इसमें पानी की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर 7 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाए गए, अणु दिखाए गए हैं, जैसे ये दिखा रखे हैं। जिसके थ्रू क्या दिखाया गया है कि फेरस सल्फेट जो है उसमें नमी की मात्रा उपस्थित है, का क्रिस्टल जल त्याग देता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जल जो है इसने त्याग दिया, ऊपर अभिक्रिया में हम देख रहे हैं, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 कोमा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राईऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 SO3 गैसें हैं, दोनों गैसीज हैं ये, ठीक है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना या सिंपली चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक गर्म करने के बाद छोटे पदार्थों में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिसोसिएशन कहेंगे इसको इंग्लिश में। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो क्रियाकलाप 6 पढ़ेंगे पहले, हमें कैसे पता लगेगा कि क्रियाकलाप 6 में 1.6 में क्या दिया है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.6, एक कवथनली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? शीशे का और नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का एक क्या है? यौगिक है ये। लेड नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है PbNO3। PbNO3 ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। चिमटे से कवथनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। तो ऐसा करने के बाद जो परिवर्तन इसमें होगा, इस चित्र में आप देखें, जो परिवर्तन आएगा उसको आप नोट करेंगे, ठीक है। कैसे नोट करेंगे? कॉपी पेन का भी यूज कर सकते हैं, उससे नोट करेंगे आप। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, निष्कासित होना। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो इसका एक रासायनिक निरूपण नीचे दिया गया, जो ऊपर क्रियाकलाप दिखाया गया ना, इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में कैसे दिखाते वो नीचे बताया गया आपको। 2PbNO3 सॉलिड है, ये S सॉलिड होता है, ठोस है ये। इसको गर्म करेंगे, इसका तापन करेंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन,
तो इसमें देखो ये अभिक्रिया जो है इसको बैलेंस किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है ये यहाँ पर 2 नहीं देगा, ये 2 नहीं देगा, ये 4 नहीं देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी हटा देगा, मल्टीप्लायर जो गुणांक है ये हटा के आपसे पूछ लेगा कि इस अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो उसमें कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। या क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड को जब हम मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो यानी उल्टी अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है, अगर संभव होगी तभी पूछी जाएगी ये। अगर ये संभव नहीं उल्टी दिशा में तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। और एक आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। अब 1.7 और 1.8 जो इसने क्रियाकलाप दिए हैं उनमें कुछ अब अपघटन क्रिया। अपघटन का मतलब होता है, अगेन बता रहा हूँ दोबारा, कि एक नया पदार्थ जो है बनता है। एक पदार्थ, सिंगल जो पदार्थ होता है, एकल पदार्थ, वो 2 या 3 या और भी ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है। 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। मग तो सभी ने देखा होगा, वो लेना है आपने, प्लास्टिक का ही लेना है, ठीक है, स्टील का नहीं लेना, क्योंकि स्टील जो है वो धातु होती है, चालक है वो। इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डॉट लगाइए। इस छिद्र में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। कार्बन क्या होती हैं, जैसे अगर आप कार्बन इलेक्ट्रोड आपने नहीं देखी है तो आपने घड़ी का सेल देखा होगा, घड़ी का सेल देखा है सभी ने, ठीक है, जिसके नीचे प्लस लिखा होता है और ऊपर माइनस लिखा होता है। तो इसकी जो ये काले रंग की जो बीच में जो रोड लगी हुई है, इस सेल को, जो खराब सेल है, नया सेल नहीं लेना, नहीं तो मम्मी या पापा आपकी पिटाई कर देंगे नए सेल को खराब करोगे तो पुराना सेल लेना घड़ी का। उसके अंदर जो ये रोड डली हुई है, जो ऊपर निकली हुई है, इसके ऊपर स्टील का एक कैप होता है, एक टोपी होती है। ये जो रोड है इसकी किसकी होती है, ये कार्बन की रोड होती है, ठीक है। तो इस तरह की 2 रोड लेनी है आपने, पुराने सेल का यूज करके आप वो रोड जो है निकाल सकते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़िए। 6 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ना है। मग में इतना पानी डालिए, जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल में भरी 2 अंशांकित, अंशांकित क्या होता है कि उसमें निशान लगे होते हैं कि जल कितना लिया है, ठीक है, उसमें पैमाना होता है, उसमें स्केल होता है, ठीक है। तो परख नली ऐसी लेनी जिनके ऊपर ml यानी मिलीलीटर जो है वो अंकित होता है कि उसमें मात्रा कितनी है। उस मात्रा को दिखाने के लिए उसके ऊपर एक पैमाना दिया होता है। तो ऐसी परख नली आपने लेनी है। परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। तो चित्र में देखो एक बार, इसमें पता भी लग जाएगा आपको, इसके ऊपर रखना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। क्या दोनों परखनलियों में गैस, एकत्रित गैस का आयतन समान है। इससे पहले जो लाइन है वो पढ़ते हैं पहले। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। बुलबुले क्या कर रहे हैं, निकलने के लिए जल को विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऊपर सारी बातें आपको दिखाई गई हैं चित्र में, ठीक है। क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे नीचे पढ़ेंगे। अब जब दोनों परखनलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी। तो इस प्रयोग को करते समय जो बात आपको ध्यान रखनी, जिस बात से आपको परहेज करना है, जो सावधानी रखनी है, वो ये है, इस चरण में शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। तो ये जो गैस का जो आखिर में जो पॉइंट दिया हुआ है ना, मोमबत्ती वाला, इसको ध्यानपूर्वक करना है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। तो ये जो ऊपर जो डायग्राम में दिखाया गया, इसमें
हमने जो क्रियाकलाप किया है इस क्रियाकलाप में ना जल का वैद्युत अपघटन किया है, ठीक है। तो जल के वैद्युत अपघटन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्रियाकलाप 1.8, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है आपने। क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, AgCl2, AgCl2। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है, आपने कलर देखना है तुरंत। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग का मतलब है थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा, धुएं जैसा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा, अब देखो AgCl2 जो हमने बताया है, सॉरी AgCl2 नहीं होगा, ये AgCl होगा। AgCl2 नहीं होगा, AgCl, ठीक है। इसको करेक्ट करेंगे हम, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही AgCl के ऊपर पड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, Ag यानी चांदी, ठीक है। और क्लोरीन दोनों ही अलग हो जाएंगे। चांदी जो है उस सॉलिड स्टेट में अलग होगा, और गैस जो है, सॉरी क्लोरीन जो गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। जो फोटोग्राफी होती थी पहले नेगेटिव वगैरह बनाते थे या ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, जैसे 1.22 है, 1.23 है। सिल्वर ब्रोमाइड भी कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड, फिर ये चांदी का यौगिक है जिसमें ब्रोमीन मिलाया है अब की बार हमने। तो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की उपस्थिति में क्या करेगा, Ag सिल्वर यानी चांदी और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें धूप की उपस्थिति में हो रहा है, ये प्रकाश की उपस्थिति में। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसमें उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। आपने ये नोट कर लेना, इसको याद करना है आपने। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक प्रणाली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, BaOH ट्वाइस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से प्रणाली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिला के, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग, ये प्रश्न दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के बीच में, जो पाठ के बाद हम पढ़ रहे हैं। किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो बहुत ही सिंपल है, पाठ को ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र लिखिए। सूत्र मैंने आपको बता दिया। ऊपर 1 में लिखे हुए X की जल के साथ अभिक्रिया, तो इसकी जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा,
इसमें H2O जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है। और कुछ उष्मा निकल जाएगी, इसमें हीट निकलेगी, उष्मा। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो 1.7 जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मात्रा दोगुनी क्यों है। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.9, लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। ए तथा बी में चिन्हित की गई 2 प्रखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक प्रखनली में 10 ml यानी 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले थोथे का सॉल्यूशन। नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखो पुराने टाइम में पृथ्वीराज चौहान नाम का अपने देश में एक राजा हुआ है, और मुहम्मद गोरी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसको पकड़ के उसकी आंखों में नीला थोथा भरवा दिया था, कॉपर सल्फेट, जिससे वो क्या हो गया था, अंधा हो गया था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था चंद्र बरदाई, ठीक है। तो दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। तो और दोनों ही जो हैं वो धनुष बाण चलाने में काफ़ी निपुण थे, ठीक है। तो चलो आगे का किस्सा जो है वो आप अपने एसएस के टीचर से पूछ सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो मैंने कॉपर सल्फेट की बात यहाँ की थी, जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथा, नीले रंग का ये पाउडर होता है, जैसे नमक होता है वैसे ही क्रिस्टल की फॉर्म में। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखनली बी के कॉपर सल्फेट विलयन के लगभग 20 मिनट तक डबोकर रखिए। चित्र 1.8 ए, तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। प्रखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। आपने क्या करना है, जो नीला रंग है उसकी तीव्रता देखनी है, वो हल्का नीला है या गहरा नीला है, इस तरह से। प्रखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कीलों से कीजिए। तो बाहर जो रखी हुई कीलें हैं उनके साथ भी तुलना करनी है। लोहे की कील, ये नीचे दिखाया हुआ है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। तो एक लोहे की कील जिसको नहीं डुबोया गया था वो दिखा रखी है, और एक जिसको डुबो के बाहर निकाला वो दिखा रखी है। कॉपर सल्फेट का विलयन प्रखनली ए में और प्रखनली बी में अभिक्रिया मिश्रण है। ये पहले ये कैसा है और बाद में कैसा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि रंग जो है फीका पड़ गया है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। FeS, तो Fe क्या है, Fe क्या है, आयरन होता है, लोहा। CuSO4 क्या, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है किसमें, FeSO4 फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट जिसको हम कहेंगे, प्लस Cu, तो इसमें कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो सल्फर है और ऑक्सीजन है यानी सल्फेट SO4, ये कॉपर से, तांबे से कहाँ विस्थापित हो गया, आयरन पे विस्थापित हो गया, ठीक है। और कॉपर इसमें अलग हो गया, तांबा अलग हो गया। तो ये इसलिए क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इनको आप कॉपी में लिखोगे और बार बार लिख के देखोगे, याद करोगे। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेज इनटू, बदल जाएगा किसमें, जिंक सल्फेट में, और कॉपर अलग हो जाएगा। Pb जो कि शीशा है, लोहा है, लेड, प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड,
ये किस में चेंज हो जाएगा, लेड क्लोराइड में। इसमें भी कॉपर अलग हो जाएगा, दोनों में कॉपर अलग हो रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। जिंक और लेड जो होते हैं कॉपर से ज़्यादा भी क्रियाशील हैं, इसलिए कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, वो उसको हटा देते हैं और बोलते हैं कि भाग जा, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पे। द्वि विस्थापन। अब द्वि विस्थापन में क्या होगा कि दो पदार्थ विस्थापित होंगे म्यूचुअली, ठीक है। एक का पदार्थ दूसरे के ऊपर और दूसरे का पहले के ऊपर, इस तरह से विस्थापित होंगे। तो इसमें भी हम एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। एक प्रश्नावली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। एक अन्य प्रश्नावली में 3 ml बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ठीक है। दोनों विलीनों को मिला लीजिए। चित्र 1.9 में दिखाया गया है ऐसे। आपने क्या देखा इस क्रियाकलाप में, जो आप महसूस करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे, उसको आपने बताना है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, जो जल में घुलता नहीं। अविलेय क्या होता है, जो नहीं घुले। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप, जैसे मान लिया अगर आप साबुन को खारे पानी में घोलते हो तो वो साबुन जब फट जाती है तो उसको हम अवक्षेप बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसमें उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 BaCl2 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को अभी मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम का लवण बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक होता है। ऐसा क्यों होता है, Ba2+ और सल्फेट 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक दूसरे के आयन जो हैं वो शेयर कर लेते हैं, विस्थापित कर लेते हैं, अदला बदली हो जाती है आयनों की। तो ऐसी विक्रिया को द्वि विस्थापन कहते हैं, यानी दोहरा विस्थापन है ये, दो पदार्थों का विस्थापन है, दो पदार्थों का की अदला बदली है ये। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड 2 नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलीनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन है, तो लेड नाइट्रेट की यहाँ बात हो रही है, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki, ठीक है। तो इनका मिश्रण उन्होंने उस क्रियाकलाप में हमने बनाया था, तो ये हो जाएगा अगर आप इसे अभिक्रिया को संतुलित करके लिखेंगे, चलो आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं ये, आप इनको ट्राई करो, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो है ना, ये सॉल्यूशन करके बताया जाएगा, लिख के बताई जाएगी ये संतुलित करके। एफ चैन और उपचैन, तो एफ चैन क्या होता है और उपचैन क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उपचैन जो होता है इसमें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को अभिक्रिया करवाते हैं, और उपचैन जो होता है इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाते हैं अभिक्रिया। एफ चैन में हाइड्रोजन निकल जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और एफ चैन जो होता है उसमें ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ठीक है। समझ में आई बात आपको, तो ये इसको हम अगले लेसन, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको बच्चों कैसा लगा ये आप लाइक करके ज़रूर बताएंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, और कमेंट में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में यस या नो बताएंगे, ठीक है। आपको वीडियो रिलेवेंट लगा, अच्छा लगा तो यस लिखेंगे, अच्छा नहीं लगा तो नो लिखेंगे, ठीक है। नो लिखते समय भी आपको नहीं घबराना है, नहीं चकना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो भी आपने बिल्कुल खुशी खुशी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ठीक है। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जैसे अगला वीडियो आएगा, जितने भी वीडियो जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और आपको इंटरेस्टिंग लेसन्स जो हैं विज्ञान के, ठीक है, वो पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।